नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी सन्नाटा ही सन्नाटा। डाकिया तो चिट्ठी देकर चला गया, पर जाते जाते घर में 15 दिन से चले आ रहे आनंदोत्सव का समापन कर गया। सावित्री को तो जैसे काट मार गया। लड्डुओं के लिए बेसन सेकते उसके हाथ एकदम रुक गए। सुनीता लपक कर करछुल न संभाल लेती तो सारा बेसन राख हो गया होता। अम्मा को यूँ गुमसुम देखा तो नरेश परेशान हो उठा। उनके पास बैठकर सांत्वना के स्वर में बोला, जरा हौसला रखो अम्मा, तुम तो एकदम उदास हो जाती हो। जानती तो हो कि यह फौज की नौकरी है, वो आधी रात को भी बुलाए तो हमें जाना पड़ता है। आज यह कोई नई बात थोड़े ही हुई है, तुम्हें तो बल्कि अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। आदत? ऐसी बातों की आदत पड़ती है कहीं? बरस बरस भर बाट जोहने के बाद तो बेटा घर आता है, मन में पूरी पकवानों की एक लंबी फेहरिस्त को संजोए रहती है, पर उनमें से आधी भी नहीं बन पाती और छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। वह चला जाता है और पछतावे का एक गहरा एहसास मन में रह जाता है। इस बार तो पूरे 15 दिन भी नहीं हुए और बुलावा आ गया। देश में कहीं कोई लड़ाई का खटका नहीं है, पर सरकारी आज्ञा है, उसे टाला नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों सरकार अपने जवानों को चौकस रखना चाहती है। पता नहीं कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए। शोभा, सावित्री ने अपने भीतर उठते तूफान को बरबस दबाते हुए आवाज़ दी। बेटे जरा उसके कपड़े वपड़े समेट लो, पूरे घर भर में बिखरे पड़े हैं। प्रेस करवाना हो तो राकेश को भेज दो, करवा कर ले आएगा। और कल धोबी जो 2 कमीजें ले गया था, वे आई कि नहीं? जी कड़ा करके सावित्री अब बेटे की तैयारी में जुट गई थी, पर उसने देखा कि बहू पर उसकी हड़बड़ी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। वह वैसे ही सिर झुकाए सामने खड़ी थी। क्या बात है शोभा? उस दिन मुनीश जी ने लॉन्ड्री की रसीद आपको तो नहीं दी? सुनीता के पास है। क्यों? वो जो 2 साड़ियाँ ड्राई क्लीन करने को दी थीं, वे भी मंगा लेती। राकेश जी जा ही रहे हैं तो। ओफो, तुम्हारी साड़ियों की क्या जल्दी है? पहले उसका सामान तो ठीक करो। बहू कुछ देर साड़ी का पल्ला उंगलियों पर लपेटती रही, फिर धीरे से बोली, साथ ही निकल जाती तो ठीक। 15 दिन पीछे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, फिर तो जाना ही है। इतनी दूर का सफ़र और बच्चों का साथ मेरे बस का थोड़े ही है। सुन्न हो गई सावित्री। बहू के जाने की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। बड़ी मुश्किल से तो बेटे के लिए मन को राजी किया था। इसे क्या हड़बड़ी है? अभी तो मैंने बबलू और गुड़िया को जी भरकर प्यार भी नहीं किया। बच्चों की तो अभी 15 दिन छुट्टियां हैं ना, फिर परेशानी क्या है? राकेश तुम्हें छोड़ आएगा। ऐसी कौन सी एमए बीए की पढ़ाई है? 2 दिन आगे पीछे सही। यहाँ रोटी पानी की भी दिक्कत होगी। घर को देखेंगे कि दफ्तर में काम करेंगे? तो दिल्ली कोई देहात है? सावित्री एकदम झल्ला पड़ी। क्या वहाँ कोई ढाबा नहीं है? क्या मेस में खाना नहीं मिलता? सास का उखड़ा मूड देखकर शोभा चुपचाप वहाँ से खिसक ली। सावित्री ने भी राहत की सांस ली। अच्छा है, कम से कम बहू पलटकर जवाब तो नहीं देती। नहीं तो ये आजकल की लड़कियाँ सारी पढ़ाई लिखाई सास पर ही झाड़ती हैं। शोभा तो चुपचाप चली गई, पर 10 मिनट बाद ही नरेश चौके में आकर बैठ गया। सावित्री मटरी के लिए मैदा गूंथ रही थी। ये क्या गोरख धंधा किए रहती हो अम्मा? कभी तो आराम कर लिया करो। बेटे के स्वर में चापलूसी की चाशनी छलकी पड़ रही थी, पर सावित्री पुलकित नहीं हुई। सपाट स्वर में बोली, आराम तो बेटा अब मरने के बाद ही मिलेगा। तुम क्या कहने आए थे सो कहो। नरेश थोड़ा सहम तो गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं शोभा को साथ ले जाऊं? क्यों? उसके ममेरे भाई की शादी है, कह रही थी इस बहाने ननसाल घुमाऊंगी। ये शादी यकायक कैसे निकल आई? यकायक क्यों अम्मा?
उन्होंने तो 2 महीने पहले से निमंत्रण भेज रखा है, पर यहाँ आना था इसलिए हमने कैंसिल कर दिया था। अब मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है तो छुट्टी तुम्हारी कैंसिल हुई है, उसकी तो नहीं। आने जाने की समस्या भी तो है अम्मा। अगर वह जाना ही चाहती है तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने उससे कहा था कि राकेश छोड़ आएगा। वह तो छोड़ आएगा अम्मा, पर सोचो बिना बात के 200-300 रुपये फूंक जाएंगे। वे ही रुपये यहाँ किसी और काम आ सकते हैं। चुप हो गई सावित्री। ठीक तो है, वे लोग ऐसे धन्ना सेठ तो नहीं कि 200-300 ऐसे ही फूंक दें। उसने तो केवल इतना चाहा था कि भाभी को छोड़ने के बहाने लड़का दिल्ली घूम आएगा। बेचारे बच्चे कहीं भी तो नहीं निकल पाते। साल भर रिश्ते में शादियां निकलती रहती हैं, पर कहीं जाना नहीं हो पाता। मजबूरी में पति पत्नी चले भी जाएं तो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। कहीं भी जाना क्या आजकल सरल रह गया है। किराए का जुगाड़ करें, नेक दस्तूर का इंतजाम करें कि पहले अपना हुलिया सुधारें। नरेश बंधी बंधाई रकम भेजता है। कभी ऐसे कामों के लिए खर्च की मांग करो तो एक लेक्चर पिला देता है। आप लोग बेकार के पचड़ों में पड़े रहते हैं। आजकल कोई इतनी रिश्तेदारियां निभाता भी है। कमाऊ बेटा है, उसकी हर बात चुपचाप सुन लेनी होती है। माँ बाप को उपदेश देता है, पर खुद ससुराल की एक शादी नहीं छोड़ता। माना कि गाजियाबाद लगा ही हुआ है, फिर भी खर्च तो होता ही है। पास में होने के कारण बहू के पीहर से कोई ना कोई आता ही रहता है। पर नरेश कभी यह नहीं सोचता कि ये मेरे भाई बहन जो मेरे आगे बिच बिच जाते हैं, कभी इन्हें भी दिल्ली की सैर करा दूं। बस हर बार वही किराए का रोना। पिछले बरस सामने वाले शर्मा जी हरिद्वार गए थे। घर का सा साथ था, सो बिना किसी पूर्व सूचना के सावित्री ने सुनीता को दिल्ली भेज दिया। सोचा था कस्बे में रहते रहते उब गई है बेचारी, थोड़ा घूम फिर लेगी तो मन हल्का हो जाएगा। भाई भतीजों के साथ तबीयत बहल जाएगी। भाभी के साथ बैठकर थोड़ा शहरी तौर तरीका सीख जाएगी। पर ऐसा कहाँ हो सका। लौटी तो सुनीता इतनी उदास थी, बोली न सैर न सपाटा, बस जाते ही काम से लात दिया, जैसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। भाभी की मौसेरी बहनें आई हुई थी, उन्हें तो कोई पानी का गिलास भी ना उठाने देता था। कहा जाता था कि उन्हें आदत नहीं है। मेरे सामने भाभी चिकनी चुपड़ी कहती रहती, अरे हमारी सुनीता बहुत होशियार है, उसे खाना बनाने का इतना शौक है, हमेशा कुछ न कुछ नया बनाती रहेगी। खाक शौक है, बेचारी मजबूरी में सब सीखती रहती है। अम्मा की जचगी और बीमारियों ने उसे इतनी सी उम्र में ही बुजुर्ग बना दिया है। सोचा था बहू आएगी तो सुनीता को थोड़ा आराम हो जाएगा, पर कहाँ, उन लोगों के आने से काम उल्टा बढ़ जाता है। वे लोग तो मेहमान बनकर छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, एक आध पिक्चर भाई बहनों को दिखा लाते हैं और बस, फिर तो सुबह शाम घूमते रहते हैं। दोस्तों के घर खाना होता है, उन्हीं लोगों के साथ पिकनिक होती है, शॉपिंग होती है। अम्मा और सुनीता बच्चों को संभालती हैं, नित नए पकवान बनाकर खाने के लिए बाट जोहती रहती हैं। कितनी कितनी बातें हैं जो सावित्री बहू से कहना चाहती हैं, पर मौका ही नहीं मिलता। वह कहना चाहती है कि अब जरा सुनीता पर भी ध्यान दो, उसे जरा नए ज़माने के तौर तरीके सिखाओ, पहनने ओढ़ने का सलीका बताओ। हो सके तो एक आध सूट या साड़ी उसके लिए छोड़ जाओ। आजकल सुघड़ और सुशील लड़की किसी की आंखों में नहीं चढ़ती, सब तड़क भड़क चाहते हैं। जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़की कुंवारी रह जाएगी। जाहिर है ये सारी बातें नरेश के सामने नहीं की जा सकती, और बहू को अकेले में पा लेना बड़ा कठिन है। इतना सा तो घर है और बच्चे हैं कि सिर पर खड़े ही रहते हैं। नरेश के साथ बहू भी चली जाएगी तो सारी बातें मन की मन में ही रह जाएंगी। यकायक उसे याद आया, कल रात अस्थाना जी एक लड़के का अता पता दे गए थे। फरीदाबाद की किसी फैक्ट्री में काम करता है। लड़का बरेली का रहने वाला है। सावित्री ने वह कागज़ सहेज कर रख दिया था कि नरेश को जाते समय दे देगी। अब यकायक ही सब तय हो गया तो उसने अलमारी में बिछे कागज़ के नीचे से वह पर्ची निकाली और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।
ऊपर आकर कमरे की ओर मुड़ी ही थी कि दरवाजे में ठिठक गई। भीतर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई थी। मेरा मतलब यह था कि अम्मा इतना कह रही हैं तो 4 रोज़ रुक जाओ, चाहो तो मैं तार करके बुला लूँगा। नहीं बाबा, मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं तो मर जाऊँगी। क्यों, मरने की क्या बात है, लोग रहते नहीं हैं। लोगों की बात और है, मैं नहीं रह सकती। पर परेशानी क्या है, इतना प्यार करते हैं सब, अम्मा बेचारी तो जान छिड़कती हैं। प्यार व्यार तो सब ठीक है, पर यहाँ का काम देखा है, मेरा तो भुरकुस निकल जाएगा। सुबह शाम रोटी बेलते, कपड़े धोते, हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तुम्हारे बहाने घंटा 2 घंटा बाहर तो निकल जाती थी, तुम्हारे पीछे तो रसोई में दफन होकर रह जाऊंगी। तुम्हें ये सब पहाड़ सा क्यों लग रहा है? सुनीता बेचारी भी करती ही है कि नहीं? यह तो आदत की बात है। खैर, काम की छोड़ो, घड़ी भर कहीं लेटने का भी तो ठौर नहीं है। तुम गए नहीं कि इस कमरे में सबकी भीड़ हो जाएगी। दिन भर की किलकिल से मेरे तो कान पक जाते हैं। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगी, पर मुझे यहाँ रहने के लिए मत कहना। तुम हर महीने यहाँ 500 रुपया भेजते हो तो मैं कुछ नहीं कहती। चाहो तो 150 और भेज दिया करना, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बस, इससे अधिक सुनने का साहस सावित्री में नहीं था। वह चुपचाप सीढ़ियाँ उतर आई। वैसे तो मन हो रहा था कि चीख कर कह दें, नहीं चाहिए तुम्हारे 500, अपने पास रखे रहो, हम रूखी सूखी ही खाकर रह लेंगे। पर मुंह उठाकर इतनी बड़ी बात कह देना क्या इतना आसान है? अगर कल को नरेश पैसे भेजना बंद कर दें तो कितनी ही चीज़ें अधर में लटकी रह जाएंगी। राकेश की ट्यूशन, महेश के जूते, मुनीस का स्वेटर, सुनीता की साड़ी, बाबूजी का दूध, उसकी अपनी दवाइयाँ, कितनी ज़रूरतें हैं जो उस मनी ऑर्डर से लिपटी रहती हैं। इस कड़वे सच को कैसे नकार दे? चलते समय नरेश की आंखें हमेशा की तरह छलछला आईं तो उसका जी जुड़ा गया। ठीक तो है, लड़के किसके हमेशा घर बने रहते हैं। रोजी रोटी के लिए सबको एक दिन बाहर निकलना ही है। वह कब तक उन्हें अपने आंचल तले रख पाएगी? कहीं भी रहें, सुखी रहें। तन भले ही परदेश में हो, पर मन से अपने बने रहें, बस। ममता से ऊब डूब होते हुए उसने जैसे ही बहू का हुलसता चेहरा देखा, उसकी सारी खुशी हवा हो गई। कैसे चहक रही थी, जैसे जेल से छुट्टी मिल गई हो। हाँ, सास के पांव लगते हुए झूठ मूठ को बिसुरना वह नहीं भूली। हाय अम्मा जी, मन भर आपके पास रहना भी नहीं हो सका। मेरे भाग्य में शायद आपकी सेवा बदी ही नहीं है। सच इतना खराब लग रहा है, बच्चे तो दादा दादी के लिए तरस जाएंगे। यहाँ आने के लिए महीना भर पहले से उचक रहे थे। देखिए, 15 दिन भी रहना ना हो पाया, और ये 15 दिन भी कैसे फुर्र से उड़ गए। बहू की भावुकता से अड़ोस पड़ोस की औरतें भीगने लगी थीं, पर सावित्री प्रस्तर मूर्ति सी खड़ी रही। पैरों पड़ती बहू को असीसना भी एक औपचारिकता थी जो उसने निभा दी। पगली सुनीता बबलू और गुड़िया को चिपटाकर जार जार रो रही थी, पर उसने छाती में उठती हुक को दबाकर दोनों को एक बार चूमा और फिर बेकार मुंह बढ़ाने से फायदा। भैया भाभी को छोड़ने बच्चे बस स्टैंड चले गए। बच्चों के पिता रोज की तरह लाला की दुकान पर चले गए, जहां वे शाम को बैठकर हिसाब देखते थे। घर एकदम सूना हो गया था, पर उससे कहीं अधिक सूनापन उसके मन में भर गया था। बाहर का सन्नाटा तो अभी बच्चों के आते ही टूट जाएगा, पर यह भीतर का सन्नाटा, इसे कौन तोड़ेगा? तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी सन्नाटा ही सन्नाटा, रेनू की आवाज़ में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।